नमस्कार स्टूडेंट्स। हम लोग जो है यहाँ पर कक्षा 7वीं का सामाजिक अध्ययन का अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, समानता। इसमें हमने पिछले भाग में जो है कांता की एक कहानी को देखा और उसके बाद में हम लोगों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि उनके साथ जो भेदभाव हुआ वो और अंसारी दंपत्ति के बारे में हम लोगों ने विस्तार से समझा। उनको समाज में किस तरह से असमानता का सामना करना पड़ा और कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये पूरी तरह हम लोगों ने विस्तार से समझा और सवालों के जवाब देने का प्रयास किया। अभी जो है अगला जो हमारे पास है कि मानवीय गरिमा का मूल्य, किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना और किसी का गरिमा का जो मूल्य होता है वो हमें यहाँ पर बताया जाएगा। और इस को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। तो लोगों को जो भी उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है, इसमें जो मुख्य चीज़ें हैं वो देखिए, उसमें जाति, लिंग और धर्म और उसके बाद में उनके पास कितनी संपत्ति है, वो उच्च वर्ग के हैं या मध्यम है या गरीब लोग हैं, इस पर उन पर ज़्यादा जो है असमानता का व्यवहार होता है। लिंग के आधार पर देखेंगे, जो भी ट्रांसजेंडर होते हैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता है समाज में। आगे हम लोग देखते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ठीक है, तो उनको एक तो उनके साथ जो है एक जातिगत भेदभाव किया गया और अंसारी दंपत्ति के साथ उनके धर्म के आधार पर जो है भेदभाव किया गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह से आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं, उनसे कमतर हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपत्ति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। अब आगे देखें, ओम प्रकाश और अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। तो ये कौन समझाए समाज के लोगों को? सब अशिक्षित होने के कारण और पुराने धारणाओं के होने के कारण इस तरह की समस्याएं जो है अभी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो हमें सभी बच्चों को पढ़ाने के बाद, हम खुद शिक्षित होने के बाद हमें इस समस्या को हटाना होगा समाज से। हम नहीं बदलेंगे तो ये सब चीज़ें जल्दी से नहीं बदलने वाली। सरकार जितना भी समानता का कानून बनाएगी, लेकिन वो वास्तविक रूप से वो जीवन में लागू नहीं हो पाएगा। यहाँ पे भारतीय लोकतंत्र में समानता, यहाँ पर एक फिल्म का यहाँ पे कुछ छवि दिया हुआ है जिसमें कि जो है हमारे मानवीय गरिमा का मूल्य का यहाँ पे एक अच्छा उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर देखिए कि 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी जो है गरिमा है और उसे उसका भुगतान जो है आदर के साथ किया जाना चाहिए। तो ये फिल्म में शायद ये लड़का बाद में अमिताभ बच्चन बनते हैं। तो वो जब वो
साहब जो उनको पैसा देता है हाथ में उठा के, तब वो भी कहते हैं कि लड़का जाके बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो इस तरह से जो है अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना चाहिए और उसके लिए अपने हक के लिए अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि हम जो है जीवन में किसी से झुक के न रहें और आगे बढ़ सकें। अगला जो है भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई। ठीक है, पुस्तक में साफ साफ कह रहा है कि असमानता खत्म नहीं हुई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की एक समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। संविधान तो मानती है, पर लोगों ने ही इसको अभी तक अच्छे से अपने समाज में मान नहीं पाए हैं, अच्छे से लागू नहीं कर पाए हैं। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। ठीक है, तो संसद में जो भी लोगों को हम चुनते हैं वो हमारे द्वारा निर्वाचित होते हैं। ये तो कई बार हम लोगों ने पढ़ चुका है। यहाँ आगे देखते हैं, जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। अगर इस तरह से भेदभाव होता है तो लोग चाहे तो कानून का सहारा ले सकते हैं, अदालत जा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः लोग नहीं जाते हैं क्योंकि उनके समय और पैसे, धन की बर्बादी होगी इसलिए। लेकिन कानून अभी उपलब्ध है, चाहे तो जा सकते हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। उसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर के कांता जैसे घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा क्या है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उनके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, याद रखेंगे इस चीज़ों को। जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानों और बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहरों के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। और चौथा जो है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। किसी के साथ आप छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकते कि तुम मुझे नहीं छूना, तुम छोटे जाति का हो, तो इस तरह से बातें नहीं कर सकते। और इतनी से जो 4 बातें हैं ये लगभग सभी प्रकार की असमानता को खत्म कर देती है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया है। पहला जो है कानून के द्वारा, और दूसरा जो है सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों को द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के लिए अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करते हैं कि चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। तो जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था करी गई है और भी बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, जिससे कि जो सैकड़ों वर्षों से जिनके साथ असमानता का व्यवहार होता रहा, उसको अभी उनको अवसर दिया जाए ताकि वो आगे बढ़ सकें।
इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है कि मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं मध्याह्न भोजन का एक दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। तो दोपहर का खाना उनको दिया जाता है। जिन्होंने भी सरकारी स्कूल में अध्ययन किया है उनको पता है अच्छे से। यह भोजन भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी। यह यहाँ पर देखिए, ये याद रखने वाली बात है, कहाँ से प्रारंभ की गई थी? सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य से। और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। तो 2001 से जो है उच्चतम न्यायालय ने आदेश दे दिया था 6 महीने के अंदर सबको लागू करेंगे बोल के। तो इसका प्रभाव जो हुआ, उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इन कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है। किस तरह से? जैसे सभी जाति के लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, तो इससे भी बच्चों में जो है समानता का एक विचार मन में आ जाता है और भेदभाव कम हो जाता है। क्योंकि स्कूल में निम्न व उच्च जाति के बच्चे साथ साथ यहाँ पर दिया हुआ है चीज़ को भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। तो जिनके पास ये बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो खाली पेट स्कूल आते थे, तो उनको भी भोजन इसके माध्यम से मिल जाता है। तो पेट भरा रहने के कारण वो भी अपने पढ़ाई पर ध्यान दे पाते हैं अभी जो मध्याह्न भोजन मिलना शुरू हुआ इसके बाद। तो इस तरह की योजनाएं अभी आंगनबाड़ी में भी और भी केंद्रों में जहाँ बच्चों को ज़्यादा बुलाना है या लोगों की भागीदारी बनाना है, तो वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्थाएं करके भी आगे जो है प्रशासन इस चीज़ों को अच्छे से और हैंडल कर सकती है। तो यहाँ से हमें बहुत अच्छा एक संदेश मिलता है। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है। तो हमें बाकी सुविधाएं भी करनी पड़ेगी। जिस तरह से अभी दिल्ली के स्कूलों में की गई है, सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छे से बड़े स्कूलों की तरह सुविधाएं दी गई हैं, तो शासन को सभी स्कूलों में बहुत अच्छी सुविधाएं गरीब लोगों को भी देनी चाहिए। यहाँ पर जो दृश्य है उसके बारे में दिया है। उत्तराखंड की एक शासकीय शाला में बच्चों को उनका मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है। उत्तराखंड का ये दृश्य है। यहाँ पर प्रश्न है हमारे सामने कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं? आपके विचार से यह कार्यक्रम किस प्रकार समानता के भावना बढ़ाता है? तो हम लोगों ने तो इतना सारा देखा कि यहाँ पे जो फायदे हैं, इसमें से हमको 3 कारण लिखना है। तो इसमें जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर को भोजन दिया जाता है, जो कि ये क्या है पूछ रहे हैं तो उसका आंसर ये होगा। और यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को जो है इसे अपने स्कूलों में 6 महीने के अंदर जो है लागू करने का आदेश दिया था। और इसमें जो 3 लाभ हो सकते हैं, वो पहला तो यह है कि दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। दूसरा जो है, इस कार्यक्रम के पहले जो है बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते नहीं थे, जिससे कि पढ़ाई उनका छूट जाता था, परंतु इस कार्यक्रम के बाद उनकी दोपहर की उपस्थिति में भी सुधार आया।
तीसरा जो इसका फायदा ये है कि वे माताएं जिन्हें अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने के लिए आना पड़ता था, वो अब जो है उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। वो अपने जो काम कर रहे हैं उसमें ही पूरा ध्यान दे पाते हैं। तो मध्याह्न भोजन के ये 3 फायदे हुए, इसीलिए जो है उच्चतम न्यायालय ने इसे सभी राज्यों में लागू करने के लिए कहा था। अब अगला जो प्रश्न है, अपने क्षेत्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में पता लगाइए। इस योजना में क्या किया जाता है या किस के लाभ के लिए बनाई गई है। तो अभी आप लोग जो भी जिस भी राज्य में होंगे उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों को, छात्रों को, छात्राओं को स्कूल ड्रेस दिया जाता है। शासकीय स्कूलों में उनको पहनने के लिए वस्त्र, जो भी यूनिफॉर्म होता है राज्य सरकार का, वो उनको फ्री में उपलब्ध किया जाता है, या तो उसके लिए उनको पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं। बालिकाओं के लिए साइकिल उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो अच्छे से स्कूल आ सकें, और इसके लिए उनको साइकिल से अन्य सुविधाएं भी मिलती है। पुस्तकें फ्री में उनको उपलब्ध कराया जाता है, जो भी किताबें होती हैं उनके लिए उनको, गरीब बच्चों को खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अभी वर्तमान सरकार कर रही है, और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और भी खेल के सामग्री जो है वे स्कूलों में उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा और है, इसको देख लेते हैं। गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। तो अभी भी ऐसा होता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। तो ये समाज के लोगों का ही किया धरा है पूरा। अभी भी समानता की नज़र से देख नहीं पा रहे हैं लोगों को। ठीक है, और वो चीज़ कब होगी? शिक्षा ही उन चीज़ों को ठीक कर सकेगी। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यदि भी लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। इसको और आगे और विस्तार से पढ़ा जाएगा अगले अध्यायों में। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के यहाँ पे कुछ दिया है उनके बारे में। अपने आत्म सम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। उनके जो शब्द हैं अंबेडकर जी के, आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, उसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और सम्मान प्राप्त कर सकता है। तो इन्होंने कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही है कि आत्मसम्मान के बिना जो है व्यक्ति जो है नगण्य हो जाता है, उसका मूल्य कम हो जाता है। तो हर इंसान को अगर उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाया जा रहा है तो उसके लिए उसको संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए लगातार अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए। मनुष्य, दूसरा शब्द यहाँ उनका दिया, दूसरा वाक्य, मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। तो अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए और ऊंचा ले जाने के लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी है, और इसके लिए पढ़ाई करनी है, जो भी हमें उपलब्धियां हासिल करनी है वो सब करनी है, नहीं तो हमें आत्मसम्मान नहीं मिल पाएगा। और यह बहुत ज़्यादा
हमारे लिए अशोभनीय हो जाएगा। B.R. अम्बेडकर के बारे में ये उनके वाक्य हैं, तो ये दोनों वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, याद रखेंगे। यहाँ पर दिया है अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। जैसे कि यहाँ पर दिया है, शायद आप सोच रहे होंगे कि यह भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहाँ असमानता का अस्तित्व है और जहाँ असमानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। विश्व में, पूरे दुनिया में जो है, अन्य देशों में भी इसके लिए बहुत संघर्ष हो रहा है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। तो वहाँ के अफ्रीका के जो लोग हैं उनका रंग जो है थोड़ा सांवला है, तो उन लोग काले होने के कारण उनको जो है उनके साथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है और इससे संबंधित बहुत सारे न्यूज़ आए दिन सुनने को मिलता है। वहाँ के लोगों के साथ जो भेदभाव होता है, पुलिस द्वारा मारा जाता है और उनके ऊपर ज़्यादा अपराध दर्ज कराए जाते हैं। तो करंट में तो बहुत दिक्कत हमको उसमें देखने को मिलता है। उसी चीज़ को यहाँ बताया गया है कि अमेरिका जैसे राष्ट्र में भी यह समस्या बहुत गंभीर रूप धारण कर चुकी है। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राष्ट्र में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। तो 1950 में यह आंदोलन हुआ उनके असमानता के अधिकार के लिए, और फिर कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। तो ये देखिए कितना उनके साथ भेदभाव किया जाता था। यहाँ पर उसका एक दृश्य ये दिखाया गया है। ये जो महिला है, ये रोजा पार्क्स, एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला, रोजा पार्क्स इनका नाम याद रखेंगे। इन्होंने जो है उसका विरोध किया था। इसके बारे में हम देख लेते हैं। दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया और उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट इनको कहा जाता है, कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार आंदोलन ने नस्ल, धर्म और राष्ट्र मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकनी बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। ठीक है, तो ये कानून उनका बनाया गया। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूल में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के शासकीय स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। तो काले गोरे का भेद तो हमारे भारत में भी बहुत ज़्यादा है, विवाह के मामले में भी देखने को मिलता है और काले बच्चों के साथ भी जो है एक भेदभाव होता है। तो यह भी एक असमानता है। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास में जो है अमेरिकी इतिहास का दिशा बदल दिया था। तो कोई अगर हम
हिम्मत करके इन असमानताओं के विरोध में आवाज़ कभी उठाएंगे ही नहीं तो परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे कि रोजा पार्क्स ने उठाया आवाज़, तो जिसकी वजह से आज अमेरिका में परिवर्तन आया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश, इसके आगे लोकतंत्र की चुनौती और फिर अभ्यास, इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। यहाँ पर जो दिया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। पहला तो राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये जो है अनुच्छेद 15 के अंश है। दूसरा जो है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर किसी दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। तो इसमें जो है सभी सार्वजनिक चीज़ें सभी को उपलब्ध होंगी सार्वजनिक तौर पर, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकेंगे कोई भी। ठीक है, उसके मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भी ये सब चीज़ें नहीं कर सकेंगे। तो ये अच्छे से अनुच्छेद 15 में दिया गया है। तो याद रखना है ये सब चीज़ें कहाँ दी गई हैं, अनुच्छेद 15 के अंश हैं। लोकतंत्र की चुनौती, लोकतंत्र के बारे में पढ़ा है, इसकी चुनौतियाँ देख लेते हैं। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। तो अभी वर्तमान में तो लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और जब भी हमारे छात्र या हम लोग जब भी प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो इस चीज़ को लागू करने की पूरी कोशिश किया जाएगा। तो यही सब चीज़ें जो है यूपीएससी क्वेश्चंस में पूछती है और भी दूसरे एग्जाम्स के मुख्य आधार है ये अध्याय। ठीक है, यहाँ पर प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को क्यों महत्वपूर्ण है? तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। दूसरा जो है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का प्रत्येक वयस्क स्त्री पुरुष चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का हकदार है। तीसरा पॉइंट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से भारत का प्रत्येक नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर स्वयं करता है, प्रतिनिधियों का चुनाव। दूसरा प्रश्न जो है बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और दो ऐसे तरीके बताइए जिनसे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। तो जो हमने अनुच्छेद 15 के अंश पढ़े थे उसमें से जो 2 पॉइंट है, उसमें जो पहला पॉइंट आप कह सकते हैं कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं कर सकेगा। दूसरा है कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग
जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी व्यक्ति को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने से वंचित नहीं कर सकता। पूर्णतः अंशतः राज्य निधि से निर्मित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग पर भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। तो सारी सार्वजनिक चीज़ें सभी को उपलब्ध होंगी, ये चीज़ें यहाँ पर दिए गए हैं। तीसरा जो प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को समाज के अन्य उच्च वर्गों के छात्रों से अलग फर्श पर बिठाना पड़ता था और शिक्षकों के द्वारा भी उससे झाड़ू लगवाया जाता था। उसी तरह से जो है अंसारी दंपति को भी लोग अपने मकान में कमरा नहीं देना चाहते थे। दूसरा जो बिंदु है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत कारणों से किया जाता था, जबकि अंसारी दंपति के साथ असमानता का व्यवहार धार्मिक कारणों से किया जाता था। अगला जो प्रश्न है, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार से यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका जो तात्पर्य है कानून के, पहला जो है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, चाहे वह भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का हो या एक सामान्य नागरिक। सभी को एक तरह के अपराध के लिए एक ही तरह के दंड देने का प्रावधान है। दूसरा जो है, कानून किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, वंश, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करता। कानून के समक्ष भारत के सभी नागरिक एक समान हैं। हमारे विचार से कानून के समक्ष समानता से लोगों में यह संदेश जाता है कि देश में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है और हम कानून के समक्ष सामान्य जनता का भी वही महत्व है जो एक बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का है। इससे लोकतंत्र काफी मजबूत होता है। अगला जो है कि भारत सरकार ने 1995 में विकलांगता अधिनियम स्वीकृत किया था। यह कानून कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए जिससे वहां विकलांगों के लिए पहुंचना सरल हो। चित्र को देखिए और उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसे सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में विकलांगता का कानून लागू किया जा रहा है? यह भवन में आसानी से आ जा सके, इसके लिए क्या करना आवश्यक है? इसे उठाकर सीढ़ियों से उतारा जाना इसके सम्मान और उसकी सुरक्षा के लिए कैसे सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है? तो ये जो बच्चा है, देखिए इस विकलांग होने के कारण कैसे इसको सीढ़ियों से उतारा जा रहा है, तो इसके बारे में जो सवाल है, इसमें जो पहला बिंदु है कि उपरोक्त चित्र में जो विकलांगता कानून का पालन नहीं किया जा रहा है क्योंकि भवन में ढलान नहीं बनाए हुए हैं कि इसलिए बच्चों को सीढ़ियों के माध्यम से लाया जा रहा है। दूसरा जो है, विकलांग व्यक्ति के लिए आसानी से भवन में आने जाने के लिए सीढ़ियों के स्थान पर ढलान का निर्माण किया जाना चाहिए था। तीसरा जो है, इसे सीढ़ियों से उठाकर लाने ले जाने से उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। वह अपने को अक्षम मानने लगता है जिससे उसका आत्मबल कमजोर होगा। उसे बार बार सीढ़ियों से चढ़ाने और उतारने से दुर्घटना हो सकती है जिससे उसे शारीरिक चोट भी पहुंच सकती है। तो इतनी सारी समस्याएं इससे हो सकती है। यहाँ पर कुछ शब्द संकलन दिया हुआ है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसको हम लोगों ने देख ही चुका है, 18 वर्ष से और उससे अधिक आयु के लोगों को वोट देने का अधिकार। गरिमा, इसका तात्पर्य है कि अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। तीसरा जो है संविधान, यह वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। ठीक है, संविधान के बारे में यहाँ पे एक लाइन में दिया गया है।
नागरिक अधिकार आंदोलन, ठीक है, जो अमेरिका में हुआ था, एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की, समान अधिकारों की उन्होंने मांग की। इस तरह से हमारा जो ये अध्याय है कंप्लीट होता है। काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है, लेकिन पूरे चीज़ों को हमने इसमें संपूर्ण अच्छे से समझ लिया है, जो भी इस अध्याय में समझाने का प्रयास किया गया था। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को हेल्पफुल हुआ होगा, और वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं अगले अध्याय में जल्दी ही। धन्यवाद।